यूपी बोर्ड परीक्षा जीव विज्ञान क्लास 12 के लिए आज जो पेपर हुआ है 348 KL, पेपर कोड क्या है? पेपर कोड है 348 KL। इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के पेपर में जो विकल्पी प्रश्न थे, पहला सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहला पूछा गया पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता किसमें पाई जाती है? अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, स्पंज में। तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लगाया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें आंसर सही होगा हाइड्रा में। फिर अगला है टर्नर सिंड्रोम का कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो देखिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो गई थी लिंग गुणसूत्रों में, यानी एक लिंग गुणसूत्र की जगह पर विलोपन हो गया था 0, तो X0 इसमें सही हो जाएगा, X0। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? तो देखिए जो डीएनए लाइगेज है ये डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ता है, जबकि एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज ये डीएनए खंडों को तोड़ने का कार्य करते हैं। फिर अगला है जीव और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी। चलिए अब 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये अति लघुत्तरी प्रश्न का होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम क्वेश्चन होते हैं। तो जिसमें कि 2 नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 खंड होते हैं। पहला है रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। और आपको बता दें कि ये प्रसव के समय, ये जो हार्मोन है ये प्रसव के समय जो सर्विक्स होती है और जो श्रोणि मेखला होती है उसके लिगामेंट को शिथिल करता है। प्रसव के समय सर्विक्स और श्रोणि मेखला के लिगामेंट को शिथिल करता है ताकि शिशु जन्म आसानी से हो पाए। फिर अगला है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है? देखिए प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर अगला है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विप्रियासी लक्षण होते हैं? यानी मटर के पौधे में कितने विप्रियासी लक्षण पर प्रयोग किया था उन्होंने? तो इसमें 7 हो जाएगा, 7 लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया था। फिर अगला है एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है? प्रारूपी न्यूक्लियोसोम है और इसमें कहा गया है कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है? तो 200 क्षार युग्म हो जाएंगे, 200 क्षार युग्म। फिर अगला है किसी समिष्टि के 2 विशिष्ट गुण बताइए। देखिए एक आप विशिष्ट गुण बता दीजिए। जो जीव होता है, जीव जन्म लेता है और मरता है, जीव जन्म लेता है और मरता है। और जब जन्म लेता है तो नए जीव जुड़ते हैं, समिष्टि में नए जीव जुड़ते हैं। और जब मरता है तो समिष्टि में जीवों की संख्या कम हो जाती है। जब मरेगा तो समिष्टि में जीव की संख्या कम हो जाएगी। तो इसे जन्म दर व मृत्यु दर कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? जन्म दर व मृत्यु दर कहेंगे। और 2 कहा गया था, तो एक आप और बता दीजिए कि जो समिष्टि होती है, समिष्टि में जीव या तो नर होगा या मादा होगा, माने जो नर व मादा की संख्या है उसके बीच अनुपात होगा। फिर चलिए अब 3 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पहला है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जैसे यहां पर मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, यहां पर शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस कराया था तो यहां संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। यानी ये लंबा था, ये बौना था, ये लंबा उत्पन्न हुआ था। ये P1 पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी। तो देखिए परिभाषा इसी से बनेगी। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर इसी पर समझाते हैं। देखिए जब F1 पीढ़ी में, देखिए F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए लंबापन यहां प्रकट हुआ, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस घटना को
इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता हो गया। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, देखिए लंबा ये था, लंबा ये भी हुआ, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। जबकि अप्रभाविता में क्या है, कहेंगे जबकि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं होता है। देखिए यहां बौना था, यहां बौना प्रकट नहीं हुआ, जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, अप्रभावी लक्षण, और इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। इतना बता देंगे और 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला है मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए। आइए बताते हैं। तो देखिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं, पहला है मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक तो यही विशेषता हो गई, मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में लगभग 2.4 मिलियन बेस पेयर्स मिलते हैं। फिर दूसरा आप बता सकते थे कि मानव जीनोम में करीब 30,000 क्रियात्मक जीन पाए जाते हैं और जीनोम का लगभग 2% भाग ही प्रोटीन कोडिंग के लिए उपयोगी होता है। फिर आप बता सकते थे कि मानव जीनोम में जंक डीएनए अधिक मिलता है और 1-2 छोटे-छोटे पॉइंट लिख सकते थे कि मानव जीनोम में एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता के 1.4 मिलियन अंतर होते हैं। इससे रोग संबंधी जीन्स की पहचान की जाती है। तो और आप बता सकते थे छोटा सा कि प्राप्त जीन्स में कंप्यूटर द्वारा न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से विशेषताएं हो जाती। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इनके नाम बताइए। तो किण्वित पेय पदार्थ की परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो किण्वन प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, किण्वन प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, उन्हें किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं। और इनके नाम कहा गया है, तो नाम में आप सिरका लिख दीजिए, सिरका लिख देते, बियर लिख देते, बियर, वाइन लिख देते, ब्रांडी लिख देते, यानी जितने भी अल्कोहल होते हैं, बियर, ब्रांडी, विस्की, ये सब क्या है, किण्वित पेय पदार्थ होते हैं। फिर अगला है बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए। बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए ये ऐसे जंगली क्षेत्र हैं, ऐसे जंगली क्षेत्र जहां वन्य जीवन के साथ साथ कुछ पौधों को संरक्षण प्राप्त है, कुछ पौधों को संरक्षण प्राप्त है और यहां पर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पादपों व जंतुओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है, उसे ही बायोस्फीयर कहा जाता है। फिर अगला है स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण पर अंतर लिखिए। देखिए स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, जहां पर पेड़ पौधे रह रहे हैं, पेड़ पौधे व जंतु जहां पर हैं, जहां पर उगे हुए हैं, जहां पर बैठे हैं, जंतु रह रहे हैं, उनका आवास है, वहीं पर उनको संरक्षण देना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है या इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जहां पर पेड़ पौधा जंगल में है, जहां पर जीव जंतु जंगल में हैं, वहीं पर उनको संरक्षण देना ही स्वस्थानीय संरक्षण है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जहां पर पेड़ पौधे या जंतु रह रहे हैं, वहां से उनको ले जाकर के अलग किसी स्थान पर संरक्षित करना ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो ये हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मैंने बताया था कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी, और देखिए पेपर में आ गया है। इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चाहे तो जाकर के अभी देख सकते हैं, वरना आपका पेपर हो ही गया। ना भी देखेंगे तो क्या, पहले बताया, आपने याद किया होगा तो आप कर लिए होंगे। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना देखिए आ गई है। अपरा क्या है, इसके कार्य क्या है, तो देखिए जो माता का गर्भाशय है उसके बिलाई और जो भ्रूण के बिलाई हैं आपस में जहां पर जुड़ते हैं, इसी जोड़ को अपरा कहा जाता है या प्लेसेंटा कहा जाता है। माता के गर्भाशय के जो विलाई हैं, वो जो भ्रूण होता है उसके विलाई आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा या आंवल कहा जाता है। और इसके कार्यों में ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, CO2 का निष्कासन करता है, यानी गैसियस एक्सचेंजेस करता है, और पोषण भी इसी से प्राप्त होता है। बहुत सारे कार्य इसी के द्वारा होते हैं। मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए पेपर में आ गया है अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आ गया। अनुवांशिक कोड मैंने अभी जल्दी बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी रखा था, शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और देखिए क्वेश्चन आ गया है। जिन लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे वो सारा पेपर हल कर लिए होंगे। फिर देखिए बायोपायरेसी किसे कहते हैं, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया था कि कोई दो देश है, एक देश ये है, दूसरा देश ये है, इस देश के पास कुछ जैविक संसाधन है और इन जैविक संसाधन या प्राकृतिक संसाधनों का इस देश ने क्या किया कि बिना इसकी अनुमति के, इसको बताया भी नहीं और इसके जैविक संसाधनों की चोरी कर ली या बिना इसकी अनुमति के ले लिया, उनका प्रयोग कर लिया, इसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। तो मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए पेपर में आ गया है। फिर चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। क्योंकि देखिए जो मटर का पौधा है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है, 3 से 4 माह में मटर का पौधा तैयार हो जाता है, जिससे इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता था या जल्दी जल्दी किया जा सकता था, इसलिए मटर का पौधा इन्होंने चुना। और दूसरा आप बता सकते थे कि इसमें नर जो होता है, नर व मादा जनन अंग एक ही पुष्प में होते हैं, यानी ये द्विलिंगी, यानी ये द्विलिंगी पुष्प है, तो नर व मादा जो जननांग होते हैं एक ही पुष्प में होते हैं, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। इनमें स्वपरागण होता है, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। और इसमें बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीयासी होते हैं, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। तो कई सारे कारण हैं, मैंने बताया था कि इसमें समझाया भी था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या और आया है। फिर अगला है, और मैंने आपको समझाया भी था अच्छी तरीके से कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके लिए इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। फिर अगला है मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन कीजिए। सामान्य रोग कहा गया था, तो देखिए आप सर्दी जुकाम के बारे में बता सकते थे, सर्दी जुकाम बता सकते थे, फ्लू बता सकते थे, डेंगू बुखार आम तौर से हो जाता है, डेंगू बता सकते थे, और इसी तरह से मलेरिया बुखार बता सकते थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना था, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन था तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके लिखना था, तो मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज में अंतर बताइए। देखिए जो एक्सोन्यूक्लियेज है ये एंजाइम डीएनए अणु के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। जो एक्सोन्यूक्लियेज है ये डीएनए अणु के सिरे से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको हटाता है, जबकि ये डीएनए अणु को, जो एंडोन्यूक्लियेज है ये डीएनए एंजाइम जो ऐसा एंजाइम है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियेज है ये ऐसा एंजाइम है जो डीएनए अणु को बीच से काटता है, और जो एक्सोन्यूक्लियेज है ये डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटता है, जबकि एंडोन्यूक्लियेज दोनों स्ट्रैंड को काटता है। और ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते, जबकि ये आरएनए अणुओं को भी काट देते हैं। इस तरह से अंतर हो जाता। ये हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने पहले बताया था, आप जाकर के देख सकते थे। फिर अगला है जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनके उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका बताइए। देखिए ऐसे उर्वरक जिनमें जैविक पदार्थ मिला हो, जैविक पदार्थ जैसे घास फूस है, खरपतवार है, अन्य केचुए की खाद है, जीवों की खाद है, तो वो सब जैव उर्वरक कहलाते हैं। और इनके उत्पादन में सूक्ष्मजीव, तो आप राइजोबियम बता देते। राइजोबियम नामक जो सूक्ष्मजीव होता है दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है या फिक्सेशन करता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है हाथी पांव रोग कैसे हो जाता है। तो जो हाथी पांव है इसे फील पांव भी कहा जाता है, फील पांव भी कहा जाता है, फाइलेरिया रोग भी कहा जाता है, एलिफेंटिएसिस रोग भी कहा जाता है। तो यह जो रोग होता है ये वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई नामक सूक्ष्मजीव से हो जाता है। वाउचेरेरिया ब्रैंकैप्टाई नामक सूक्ष्मजीव से होता है और क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको फैलाता है। इसमें जो हाथ पैर होते हैं वो हाथी जैसे फूल जाते हैं, इसीलिए इसको हाथी पांव नामक रोग भी कहा जाता है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। मैंने बताया था ये रोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आ गया है। फिर अगला है बीटी से आप क्या समझते हैं। बीटी कपास, बीटी कपास बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी से आप क्या समझते हैं, तो बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थोरिनजिएंसिस। ये बैसिलस थोरिनजिएंसिस सूक्ष्म जीव है जो मृदा में पाया जाता है और इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एंटोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है जिसके रवे जीवाणु को स्पोरों में इकट्ठा रहता है और ये रवे जो कीटों के लार्वा होते हैं उनको मारने का कार्य करता है। और फिर क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस जीन को निकाला और कपास में डाल दिया, जिससे बीटी कपास हो गई। तो बीटी कपास में अब लार्वा जो होते हैं कीटों के लार्वा वो मर जाते हैं, नहीं लगते हैं। तो इस तरह से बताना था, हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड था, आप लोग चाहें तो देख सकते थे। अगला है ड्रग तथा एल्कोहल के कुप्रभाव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बताया था आएगा, कई बार मैंने मॉडल पेपर में भी इसको लिया था।
तो ड्रग और एल्कोहल के कुप्रभाव यानी इससे कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं, जैसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो सब बताना था। फिर अगला है समताप मंडल में ओजोन के अवक्षय का कारण। जो ओजोन परत है, ओजोन परत के बारे में आ गया है। तो जो समताप मंडल होता है उसमें एक परत पाई जाती है O3, जिसे ओजोन की परत कहा जाता है। और जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये पराबैंगनी किरणें बहुत ही जहरीली किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं। तो इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। और चूंकि CFC गैस हमारी धरती पर अधिक हो रही, जिसके कारण इसमें जगह जगह पर CFC गैस के कारण छिद्र हो रहे हैं। तो जो हानिकारक किरणें हैं वो धरती पर आ रही हैं और मनुष्यों की त्वचा झुलस जा रही है, विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, कैंसर आदि हो रहे हैं। तो इस तरह से सब इसके बारे में बताना था। चलिए अगले 7 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। इसमें देखिए मैंने अभी जल्द ही फुल वीडियो डाला था गुरु बीजाणु जनन, और बताया था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें करीब करीब 2000 लोगों ने उसको देखा भी था। और देखिए गुरु बीजाणु जनन आ गया है। आवृत्ति पात्रों में मादा मुग्धि के विकास का वर्णन कीजिए। पूरा ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, आप लोग चाहे तो अभी जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। फुल वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में फंस गया है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो अथवा लगा था, क्योंकि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इंटरमीडिएट में आते हैं उसमें सब में अथवा होता है। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो मादा अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाकर उसके बारे में थोड़ा सा लिखना था, और मानव के शुक्राणु का चित्र बनाकर उसके बारे में थोड़ा लिखना था। तो इस तरह से आपको 2.5 नंबर मिल जाते। फिर अगला है, फिर जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए के द्विकुंडली डीएनए। फिर अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा, फंस जाएगा। देखिए आ गया है लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये चीज रखी थी, और लघु बीजाणु जनन भी रखा था, गुरु बीजाणु जनन भी रखा था। देखिए सब कुछ आ गया है, और वर्णांता भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ फंस गया है। और फिर 9 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर में समष्टि वृद्धि के मॉडल का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए ये समष्टि वृद्धि मॉडल वाला मैंने बताया था, वृद्धि वक्र वाला बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो भी डाला था। जबकि आप ये ना करते तो इसकी जगह कर सकते थे कि जैव विविधता एवं इसके संरक्षण, मैंने बताया था जैव विविधता की परिभाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके संरक्षण की विधियां या इसके क्षति के कौन कौन से कारण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बताया था। और क्वेश्चन आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने ये भी शामिल किया था। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोगों का आशा करते हैं आप लोगों का जो पेपर है बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अच्छा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।